चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इकोसिस्टम अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो अंग्रेजी शब्दों इको तथा सिस्टम से मिलकर बना है। इको से आशय परि या चारों ओर के प्राकृतिक पर्यावरण अथवा स्थानीय परिस्थिति से है तथा सिस्टम से आशय एक तंत्र क्रम या व्यवस्था से है। अतः इकोसिस्टम एक अंतःक्रियात्मक एवं अंतःनिर्भर सम्मिश्र इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम है। जीव सदैव समुदाय में रहते हैं तथा समुदाय में प्रत्येक जीव एक दूसरे को प्रभावित करता है। साथ ही वातावरण भी अपना प्रभाव जीवों पर डालता है। इस प्रकार जीवों का वातावरण से अटूट संबंध होता है। समुदाय तथा वातावरण का यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक तंत्र पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता एक समूहवाची तकनीकी शब्द है जिसमें पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी, पादप तथा सूक्ष्म जीव जंतु समाहित हैं। इसमें प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों के बीच तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधताएं सम्मिलित हैं। बायोडायवर्सिटी इज अ कलेक्टिव टर्म दैट encompasses the variety of all living organisms, plants, animals and microorganisms on earth. It includes diversity within species, between species and of ecosystems. बायोडाइवर्सिटी हमें पारस्परिक शैलियों ट्रेडिशन से जोड़ती है, हमें आश्चर्यचकित करती है, हमारी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करती है, हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखती है, हमारी पृथ्वी को स्वच्छ रखती है, प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि करती है। संक्षेप में जैव विविधता के संबंध में यह कहा जा सकता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्नताओं और विभिन्न जीवों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विभिन्नता या जैव विविधता कहते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान। वैज्ञानिकों के अनुसार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अगली सदी में पृथ्वी का तापक्रम कई डिग्री बढ़ जाएगा, जिसके फलस्वरूप जगह जगह बर्फ पिघलेगी और उसके पानी से समुद्र का पानी फैलने लगेगा। इससे समुद्र तटीय नगर पानी में डूब जाएंगे, ध्रुव प्रदेशों पर बर्फ की टोपी गलने लगेगी, फिर पृथ्वी के गर्म होने से अनेक स्थान रहने लायक नहीं रह जाएंगे, नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी। अस्तु मानवों को इस प्रकार की क्रियाएं रोकनी चाहिए जिनसे तापक्रम में वृद्धि हो। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिनसे तापक्रम घटे। इसके अलावा वनों का प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए। अगला टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत अपक्षय। ओजोन परत या ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग अथवा ट्रोपोस्फियर के सबसे ऊपरी वाले भाग को ओजोन भाग कहते हैं। इस भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस की एक मोटी परत होती है जिसे ओजोन परत या ओजोन मंडल कहते हैं। यह ओजोन परत पृथ्वी के जीवधारियों तथा पेड़ पौधों के लिए सोलर एनर्जी से बचाव के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है। वैज्ञानिकों ने यह पता किया है कि धीरे धीरे ओजोन गैस कम होती जा रही है। 2% गैस कम होने से पृथ्वी पर 1 डिग्री ताप बढ़ जाता है। ओजोन की कमी से पर्यावरण के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है और ऑक्सीजन गैस की ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में एक मोटी परत बन जाती है। यह पृथ्वी के चारों ओर संतरे के छिलके की भांति फैली हुई है जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए छलनी का कार्य करती है। सूर्य किरणों का ओजोन गैस की परत शोषण कर पृथ्वी के जीवधारियों एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव। यदि तपती हुई धूप में खड़ी कार की सारी खिड़कियां बंद कर दी जाएं तो अंदर असहनीय रूप से गर्मी व्याप्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश खिड़कियों के शीशे में से गुजरकर अंदर पहुंच जाता है। प्रकाशिकी ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाती है और वह कार को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं जो इसी प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। चूंकि वे शीशों के बनाए जाते हैं अतः प्रकाश अंदर तो पहुंच जाता है किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है किंतु ऊष्मा को वायुमंडल से
निकलने नहीं देती। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बरकरार बनाए रखती है, किंतु यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक ली जाएगी, जो उसका तापमान बढ़ा देगी। ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। लास्ट टॉपिक है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक मुख्य प्रभाव है। विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडलीय जलवाष्प से मिलकर रासायनिक अभिक्रियाएं करके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। वर्षा के समय अम्ल द्रव का रूप धारण कर पृथ्वी पर बरसते हैं। जिन क्षेत्रों में ये गैसें अधिक होती हैं उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में अम्ल बनते हैं। शुद्ध जल न तो क्षारीय होता है न अम्लीय होता है। उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होता चला जाता है वैसे ही अम्लीयता में वृद्धि होती चली जाती है। यदि वायुमंडलीय जल ओस के रूप में पड़ता है तो अम्लीयता अत्यधिक होती है। अम्लीय ओस को अम्ल विक्षेपण कहा जाता है। अम्ल विक्षेपण अम्ल वर्षा से अधिक हानिकारक होता है। यदि वर्षा हल्की होती है तो जल की अम्लीयता अधिक होती है। प्रथम वर्षा में अम्लीयता अधिक होती है। अम्लीय वर्षा का पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे कोमल पत्तियों में छिद्र तक हो जाते हैं। मृदा में अम्लीयता की वृद्धि होती है। इससे मृदा की उर्वरता पर कुप्रभाव पड़ता है।